हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हनुमान जागीर, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC सीकर। अपन देखो आज लास्ट यूनिट में एंटर कर गए हैं। स्टार्ट मूल रेडॉक्स वाली यूनिट से किया था, लास्ट यूनिट पे एंटर हो गए। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, इस यूनिट में अपन बेसिकली स्टेट ऑफ मैटर, गैसेज स्टेट की बात करेंगे। सॉलिड स्टेट अपन पहले पढ़ चुके हैं और लिक्विड फिजिक्स में बेसिकली पढ़ते हो। गैसेज स्टेट और थर्मोडायनेमिक्स की बात करने वाले हैं अपन। ठीक है, तो चले आए अपन स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर में बेसिकली अपन को, अगर बेसिकली बात करूं स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ना क्या है पहले वो देख लेते हैं अपन। ठीक है ना, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं, एक तो अपन को टॉपिक पढ़ना है गैस लॉज। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड नंबर अगर मैं बात करूं तो पढ़ना है आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। थर्ड नंबर पे अगर अपन बात करें तो अपन को पढ़ना है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। फोर्थ नंबर पे अगर अपन बात करें तो अपन को पढ़ना है डिफ्यूजन, विसरण क्या होता है। फिफ्थ नंबर पे अगर अपन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सिक्स नंबर पे अगर अपन पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे रियल गैस, वास्तविक गैस क्या होती है, वंडरवॉल गैस इक्वेशन, इनकी बात करेंगे। ठीक है, ये अपन को बेसिकली 6 टॉपिक पढ़ने हैं। मैं ट्राई ये करूंगा ये जो अपने टॉपिक है एक लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में ये वाला पार्ट और तीसरे लेक्चर में ये वाला पार्ट, बेसिकली अपन ये ट्राई करेंगे। ठीक है, 3 लेक्चर में अपना जो है अच्छे से, मैं ये स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, कोई भी टॉपिक अपन पीछे नहीं छोड़ेंगे। और स्टेज 1 और स्टेज 4, दो 1 में क्या प्रैक्टिस का बेसिस बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर प्रैक्टिस के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा है, तो आपको आइडिया लग जाए। एक तो फर्स्ट ऑफ थिंग। सेकेंड नंबर, स्टेज 4 करने से अपन को ये आइडिया होता है एग्जाम में क्या आ रहा है। एग्जाम ओरिएंटेड अगर मैं बात करूं तो 3 लेक्चर में अपन इसे अच्छे से फिनिश कर देंगे। और मैं आपको यहां से बोल रहा हूं लगभग अपन इस टॉपिक में 30-35 क्वेश्चन तो करके ही जाएंगे। न्यूमेरिकल 35 में कर लूंगा, 70 तुम कर लेने, 105 हो जाएंगे। ठीक है, बहुत है इतने। अगर दिमाग चलना होगा तो इतने में ही चल जाएगा, नहीं तो फिर तो कितने क्वेश्चन कर लो नहीं चलेगा। करें स्टार्ट, गैस लॉ से स्टार्ट करते हैं। सुने बात को, गैस स्टेट होती क्या है। सबसे पहले किसी भी मैटर की जो फिजिकल स्टेट होती है, किसी भी द्रव्य की भौतिक अवस्था होती है, वो 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसी भी द्रव्य की भौतिक अवस्था जो होती है वो 2 स्टेट के ऊपर, 2 कारक के ऊपर निर्भर करती है। पहला कारक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का बल, जो अणु को आपस में पास में रखता है। एक अणु को दूसरे अणु के पास में रखता है, उसे बोलते हैं आकर्षण का बल। और दूसरा जो होता है वो होता है थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा की वजह से अणु जो है वो दूर जाता है। तापीय ऊर्जा की वजह से अणु क्या होता है, दूर चला जाता है। ठीक है बात। अब सुनो बात को, अपन को मालूम है कि सॉलिड में पार्टिकल बहुत पास में होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं और गैस में बहुत ज्यादा दूर होते हैं। फर्स्ट ऑफ थिंग ये सुनना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ थिंग ये सुने। अब आगे सुनो, अगर गैस में मॉलिक्यूल बहुत दूर है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी। थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। और कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करेगी, गैस। तो गैसेस स्टेट तभी एग्जिस्ट करती है जब तापीय ऊर्जा का मान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ज्यादा हो। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान बहुत ज्यादा हो गया तो मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास में आ जाएंगे। उस कंडीशन में स्टेट कौन सी एग्जिस्ट करेगी, ठोस। और अगर इन दोनों के बीच में है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उस कंडीशन में फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करेगी, लिक्विड या फिर द्रव। ये तो बात हो गई कौन कौन से। तो अगर मेरे से पूछा जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा जो है वो सॉलिड में होगा, फिर लिक्विड में होगा, फिर गैस में होगा। अपन को बहुत अच्छे से मालूम है कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसका फोर्स ज्यादा उसकी डिस्टेंस कम। तो अगर मेरे से बोला जाए अंतर आणविक दूरियों का क्रम क्या होगा, अंतर आणविक दूरियों का क्रम क्या होगा, अगर मेरे से ये पूछा जाए, अंतर आणविक दूरियों का क्रम क्या होगा, अगर मेरे से ये पूछा जाए तो सुनो बात को, अंतर आणविक दूरियों का क्रम, जिसका फोर्स ज्यादा उसकी अंतर आणविक दूरियां कम,
सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, तो अंतर आणविक दूरियां सबसे कम, तो सॉलिड में पार्टिकल बिल्कुल पास में होते हैं, ठीक। द्रव में थोड़े दूर होते हैं। गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम, तो अंतर आणविक दूरियां सबसे ज्यादा, तो गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। बात समझ में आई? चलो अब बात करते हैं संपीड्यता की। ठोस और द्रव की संपीड्यता बहुत कम होती है, गैस की संपीड्यता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। गैस की संपीड्यता बहुत ज्यादा होती है। गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, कंप्रेसिबिलिटी उसकी ज्यादा है। गैस संपीड्य होती है, उसी कारण उसको दाब लगाकर उसके बहुत ज्यादा आयतन को एक छोटे से कंटेनर में भी आप स्टोर कर सकते हो। जैसे नाम बोलता हूं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसे आपने क्या किया गया है, संपीड़ित किया गया है, ठीक है बात। और आगे सुनो, कुछ गैस के पैरामीटर होते हैं, गैस के कुछ पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से पैरामीटर होते हैं सुनते जाइए आप, यूनिट वगैरह सब कुछ बता रहा हूं। गैस के कुछ पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से पैरामीटर होते हैं? सबसे पहले अमाउंट ऑफ द गैस आएगा, गैस की मात्रा। गैस की मात्रा को दो टाइप से डिफाइन करते हैं, एक तो गैस का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, और दूसरा गैस के मोलों की संख्या क्या होनी चाहिए। मोल कैलकुलेट करने के तरीके में बता चुका हूं कैसे। मोल कैलकुलेट करने का पहला तरीका है गिवन पार्टिकल डिवाइड बाई Na, सही बात। सेकंड जो तरीका है वो ये है कि अगर आपको मास गिवन हो, गैस है तो अणु होगा, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और थर्ड तरीका है कि अगर आपको 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm या 1 बार का प्रेशर दे रखा है और उस पे वॉल्यूम दे रखा है, तो गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 कर देना। गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 कर देना, ठीक है बात। गिवन वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, तो ये मोल, ये अपन बेसिकली बात कर चुके हैं, इसलिए उसकी मैं वापस लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है। आगे सुनो, ये तो हो गया अमाउंट का। सेकेंड नंबर टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है केमिस्ट्री में हमेशा केल्विन में पुट करें। अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, केल्विन में कन्वर्ट करना तो कर लोगे कन्वर्ट तुम लोग। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना तो 273 ऐड कर दो। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो -273 कर दो, कोई दिक्कत। थर्ड नंबर आते हैं प्रेशर। गैस जो है, सुनना बात को, गैस जो है वो जब कंटेनर की वॉल से टकराती है, पात्र की दीवार से टकराती है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो लगता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, उसी को अपन क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। गैस का दाब होता है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू हो गया F/A। प्रेशर की और वॉल्यूम की कुछ यूनिटें लिखा रहा हूं। पहले प्रेशर आ रहा है तो प्रेशर की कुछ यूनिट्स की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ प्रेशर P, प्रेशर की कुछ यूनिट की बात करते हैं। प्रेशर की अगर SI यूनिट की बात करोगे, अगर SI यूनिट की बात करोगे तो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको बोलते हैं पास्कल का PA। क्या बोलते हैं? पास्कल का मैंने लिख दिया PA पहला। अदर यूनिट की बात करें, अदर यूनिट की बात करें तो अदर यूनिट क्या क्या हो सकती है, अदर यूनिट क्या क्या हो सकती है, सुनना बात को। अदर यूनिट होगी ATM, बार, ठीक है, सेंटीमीटर ऑफ HG, मिलीमीटर ऑफ HG एंड टोर, ये यूनिट होती है सारी, ठीक है। 1 ATM जो होता है वो होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 बार जो होता है वो होता है 1 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 ATM जो होता है वो 1.01325 बार के बराबर होता है। 1 बार जो है वो 0.987 ATM के बराबर होता है। ये लो, ये इंटर कन्वर्जन है सारे, ठीक है। आगे बात सुनना। 1 ATM जो होता है, अगर मरकरी स्केल पे मेजरमेंट करते हो तो 76 सेंटीमीटर की हाइट लेता है, 76 सेंटीमीटर की हाइट लेता है, इसलिए मैंने लिखा 76 सेंटीमीटर ऑन दी स्केल ऑफ मरकरी HG स्केल पे बात हुई, ठीक है।
अब अपन को मालूम है 1 atm जो होगा वो इसको अगर mm में कन्वर्ट करोगे तो 760 mm ऑफ hg आएगा, उसी को अपन बोलेंगे 760 टॉर। mm ऑफ hg बोलो या टॉर बोलो एक ही बात है। ये तो सारी बात हो गई प्रेशर की। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, बोलो किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं चले आगे। ये अपनी बात हो गई बेसिकली यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर होता क्या है। अब आता हूं वॉल्यूम पे। अब किस पे बात करता हूं मैं, वॉल्यूम पे। सुनना बात को, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। गैस जो है उसका वॉल्यूम वही होता है, जो गैस का वॉल्यूम वही होता है जिस कंटेनर के अंदर गैस को रखा जाता है, उस कंटेनर का वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम के बराबर होता है। किसी गैस को जिस कंटेनर में रखा जाता है उसके वॉल्यूम को पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है गैस, तो उसी के वॉल्यूम को अपन क्या बोलेंगे, गैस का वॉल्यूम। फर्स्ट चीज। सेकंड में ऐसा भी बोल सकता हूं कि एक गैस के मॉलिक्यूल को कितनी फ्री स्पेस अवेलेबल है मूवमेंट करने के लिए, कितनी खाली स्थान, कितना रिक्त स्थान घूमने के लिए उसके पास अवेलेबल है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, गैस का आयतन बोला जाएगा। ठीक है, सुने बात को। आयतन की अगर ऐसा यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या आएगी, वॉल्यूम की यूनिट एसआई यूनिट की बात करोगे तो मीटर क्यूब आएगा। अदर यूनिट की बात करोगे तो देखो लीटर भी आ सकता है, सेंटीमीटर क्यूब भी आ सकता है, एमएल भी आ सकता है। रिलेशन क्या होगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ऑफ द लीटर, ये ध्यान रखना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 ml के बराबर होता है। बस बेसिकली ये दो रिलेशन ध्यान रखें। ये वॉल्यूम के बारे में बात हो गई। ठीक है, ये पैरामीटर ऑफ द गैस, प्रेशर की बात कर ली, वॉल्यूम की बात कर ली, टेम्परेचर की बात कर ली, अमाउंट ऑफ द गैस की बात कर ली, ये सारी मैंने बात कर ली आपसे। ठीक है, अब चलो आगे आओ। ठीक है, अब देखो मेरे को आना है इस वाले टॉपिक पे, गैस लॉज एंड आइडियल गैस इक्वेशन। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है वो ये होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। मैं आपको बोल रहा हूं न्यूमेरिकल तो इसी से होगा, न्यूमेरिकल तो इसी से होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी वाली इक्वेशन से। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालना। लॉज का नाम याद रखना है क्या, कोई जरूरी नहीं है। किसी लॉ का नाम याद रखा जाए क्या, कोई जरूरी नहीं है, मत याद रखो, आप मत याद रखो। हाँ, न्यूमेरिकल में लॉ के नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पर्टिकुलर आपसे पूछ लिया बताओ बॉयल्स का लॉ कौन सा होता है, तो फंस जाओगे। तो फिर वहां पे याद रखना पड़ेगा कि बेसिकली बॉयल्स का लॉ होता क्या है, फिर वहां पे तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए अपन सारे लॉ डिराइव करने वाले हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। बेसिकली हुआ क्या, पहले सारे लॉ आए थे, उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव हुई। अपन कह रहे ये आइडियल गैस इक्वेशन है, लॉ का जब नाम बोलेगा तो अपन बोलेंगे इसमें ये कांस्टेंट है, वो हटा दो, हटने के बाद जो बचेगा वो लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। ठीक है, चलो अपन आते हैं अपने गैस लॉस के ऊपर। गैस लॉस के ऊपर गैसों के नियम, गैस लॉज। न्यूमेरिकल सबके एक साथ करेंगे जिससे आपको ये आइडिया लगे कि आपको अप्लाई क्या करना है ना, इस बात का आपको ध्यान रहे बस। आओ गैस लॉस। गैस नियम, सबसे पहले बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम। बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम। बॉयल्स लॉ की बात करनी है, बॉयल के नियम की बात करनी है। सुनना, बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम क्या कहता है। पहले मैथमेटिकल मतलब इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। निश्चित ताप पर, टेम्परेचर कांस्टेंट, निश्चित ताप पर
गैस की निश्चित ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निश्चित ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब, निश्चित ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ, सुनो बात को, कि आपने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट, एक तो ये लो निश्चित मात्रा बोल दी, इसका मतलब मोल भी कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, मोल भी कांस्टेंट। इधर समझना बात को, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। अपन को मालूम है कि आर तो गैस कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, तो पीवी इक्वल टू होगा कांस्टेंट। इसका मतलब पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। हुआ या नहीं हुआ बताओ, हुआ ना, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। बस यही बात हुई। इसका मैथमेटिकल फॉर्म ऐसा हो जाएगा, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, अब मैं यहां पे वापस नहीं लिख रहा हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द गैस, तो पीवी इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट। तो इसका मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। एक तो ये लग सकता है, उससे पहले ये मत लगाओ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाया तो K बाई V आ गया। ठीक है, K जो है समानुपाती स्थिरांक है, K जो है वो समानुपाती स्थिरांक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट है। अब सुनना बात को ढंग से, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये K किसके ऊपर डिपेंड करेगा, K किसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप तो इस इक्वेशन को जो है ना, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो। यहां से P इज इक्वल टू आएगा एन आर टी बाई वी, और अपने पास बनी है P इज इक्वल टू K बाई वी, ये बनी। तो इसका मतलब K किसके बराबर बन रहा है, एन आर टी के बराबर बन रहा है। बताओ K जो है वो किसके बराबर बन रहा है, एन आर और टी के बराबर बन रहा है। तो सुनना बात को, K का जो मान होगा, मान निम्न पर निर्भर करता है। K का मान निम्न पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करेगा, फर्स्ट टेम्परेचर पर, बिल्कुल करेगा। सेकेंड नंबर गैस की मात्रा पर, अमाउंट ऑफ द गैस, मोल पे। थर्ड नंबर, अब आप सोचोगे आर तो कांस्टेंट है तो आर पे क्यों करेगा। सुनना बात को, आर की वैल्यू चेंज होती जाती है, आर की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। यूनिट चेंज करने पर आर की वैल्यू चेंज होती है, आइडिया है ना। तो आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो वो आर की वैल्यू क्यों चेंज होती है, प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट के बेसिस पे। तो थर्ड नंबर लिखूंगा, यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, इनके ऊपर डिपेंड करता है के का मान। ये हर बार आएगा, हर केस में अलग अलग आएगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा तो मैं हर बार नहीं बताऊंगा, एक ही लॉ में बता रहा हूं सब कुछ डिटेल में बातें। तो इस बॉयल्स लॉ में अपन जितनी डिटेल में बात करेंगे, चार्ल्स लॉ, गेलुसाक लॉ, इनमें अपन बात नहीं करेंगे, एवोगैड्रो लॉ में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे मैं सब कुछ बता दूंगा कि हाँ आगे इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें कैसे आपको वेरिएशन चेक करना चाहिए। के हर बार आएगा, ऐसे कैसे हर बार आपको के इधर साइड में मैं आपको कंपेयर करना है, फिर चेक करना है किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। बात क्लियर। चलो, अगर ये बात है तो PV इज इक्वल टू के होना चाहिए, तो P1 V1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, P2 V2। ये P1 V1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, P2 V2 होना चाहिए। सही बात। चलो आगे बात करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। फोर्थ नंबर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। आओ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन कौन से ग्राफ पूछे जा रहे हैं आपसे। अपन से सबसे पहला ग्राफ पूछा P वर्सेस V का, ये P और ये V, ये लो फर्स्ट नंबर ग्राफ। सेकेंड नंबर ग्राफ मेरे से ये पूछा P एंड 1/V का, ये लो। थर्ड नंबर ग्राफ मेरे से ये पूछा गया PV वर्सेस V का,
ये लो, ठीक है। ये पहले 3 ग्राफ की बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। यहां से देखे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, या फिर ऐसा सोचे PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो XY इक्वल टू कॉन्स्टेंट का जो ग्राफ होता है, XY इक्वल टू जो कॉन्स्टेंट है वो किस में आता है, हाइपरबोला में, तो इसका ग्राफ हाइपरबोला का बनेगा। ये लो हाइपरबोला का बन गया, बन गया हाइपरबोला का। चलो मैं 4th वाले ग्राफ को वापस रिप्रेजेंट कर लेता हूं। यह आपने हाइपरबोला का ग्राफ बना लिया, यह हाइपरबोला का ग्राफ बना लिया P वर्सेस V में, यह हाइपरबोला का ग्राफ बनाया, तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये बनेगा। अब आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो ग्राफ चेंज हो जाएगा, बनेगा तो हाइपरबोला ही। ये लो मैंने ये 3 टेम्परेचर T1, T2 और T3 पे बनाए। मेरे से पूछा ऑर्डर ऑफ T1, T2, T3 क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको 2 तरीके से कर सकते हो, या तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, जैसे ही वर्टिकल लाइन ड्रॉ की ना, तो इन सब पॉइंट पे V क्या हो गया, कांस्टेंट हुआ ना, V कांस्टेंट। अगर V कांस्टेंट होता है तो PV इक्वल टू nRT में V को कांस्टेंट कर दो, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा, ठीक है। अगर PV इक्वल टू nRT में V कांस्टेंट करोगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ऊपर जा रहे हो तो क्या बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए। तो ऑर्डर आएगा T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। T1 सबसे बड़ा हो जाएगा। कोई क्या जरूरी है क्या ऐसे ही करे, मैंने कहा कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी कर सकते थे। ये लो हटाओ इसको, मैंने कोई जरूरी नहीं वर्टिकल लाइन ही ड्रॉ करो, आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। ये लो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा ना तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो P हटा दो यहां से, PV इक्वल टू nRT से, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसे जा रहा हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए। तो इस लाइन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा तो T1 सबसे ज्यादा, फिर इस लाइन का टेम्परेचर T2, फिर इस लाइन का टेम्परेचर तो T3। ठीक है बात, चलो आगे बात करते हैं। P वर्सेस 1/V का ग्राफ बनाना है, P वर्सेस 1/V का ग्राफ बनाना है। तो ये लो P वर्सेस 1/V का, ये Y हो गया, ये Y हो गया, 1/V x हो गया, तो Y इज इक्वल टू mx हो गया, Y इज इक्वल टू mx हो गया, तो Y इज इक्वल टू mx का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होता है। ये थीटा है तो tan थीटा जो होगा वो किसके बराबर आएगा, k के। tan थीटा किसके बराबर आएगा, k के। चलो PV वर्सेस V का चाहिए, तो PV तो कांस्टेंट है ना, तो वो किसी के साथ वेरिएबल करेगा ही नहीं। ये लो PV वर्सेस V का ग्राफ ऐसा है, बोलो हो गया ग्राफ। ये पूरा बॉयल्स लॉ से रिलेटेड बात है। अब सुनना बात को ढंग से, और सुने बात को। इसकी एप्लीकेशन क्या है, अगर आपको कोई ऐसा लिख दिया जाए, जैसे अभी मैं बता रहा हूं, अगर कुछ ऐसा लिख दिया जाए और फिर अगर अपन से पूछा जाए कि ये किस लॉ के थ्रू एक्सप्लेन होता है, तो अपन को आइडिया रहे। अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, आप कहां पे जा रहे हो, हाई एल्टीट्यूड पे, मतलब ऊंचाई पे जा रहे हो, एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इंक्रीज हुआ मतलब ऊंचाई पे जा रहे हो। ऊंचाई पे जाओगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा ना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, डेंसिटी कम हुई या नहीं हुई, बोलो। प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, डेंसिटी कम हो गई। डेंसिटी कम हुई इसका मतलब क्या हुआ, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होने लगे। डेंस होने का मतलब पास पास होना, डेंसिटी कम होना इसका मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए। अब सुनो, मॉलिक्यूल हो गए दूर दूर। अब मॉलिक्यूल दूर हुआ तो मैं ऐसा बोल दूं, डेंसिटी जो होती है इकाई आयतन में द्रव्यमान होता है, तो जो गैस का इकाई आयतन होता है उसमें गैस के अणुओं की संख्या कम हो गई, मतलब ऑक्सीजन की संख्या कम हो गई। तो अपन जब सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो वहां जाने वाली ऑक्सीजन जो है, जाने वाली जो गैस है, उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या होते जाएंगे, कम। और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कम जाते हैं, ऑक्सीजन की अगर सप्लाई कम होती है, ठीक है ना, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लग जाती है, तो इस बीमारी को बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस। यही रीजन होता है कि जब पहाड़ों पे लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं, पहाड़ों पर जब लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं 10-10 हजार किलो, मतलब 10,000 मीटर की डिस्टेंस पे, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेके जाते हैं,
क्योंकि वहां पे ये चीज होने वाली है, एल्टीट्यूड सिकनेस फील होने वाला है। आ रही बात समझ में? ये इसका बेसिक आइडिया था बोयल्स लॉ का। चले आगे, चलो आगे बात करते हैं बोयल्स लॉ के बाद। भैया ग्राफ कैसे भी बन सकते हैं, इनके अलावा भी ग्राफ बन सकते हैं। मैंने तो आपको आइडिया दिया है बेसिकली इन ग्राफ का। आप ये मत सोचे कि ग्राफ इतने ही बनेंगे, इनके अलावा भी बन सकते हैं। लो नेक्स्ट बात करते हैं चार्ल्स का लो, सेकंड नंबर। चार्ल्स का नियम क्या कहता है? चार्ल्स का लॉ क्या कहता है? चार्ल्स का लॉ सुनना बात को ढंग से। चार्ल्स का नियम ये कहता है, चार्ल्स का नियम ये कहता है कि निश्चित दाब पर गैस की दी गई मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। टेम्परेचर तो केल्विन में ही लेना है, परम ताप के क्या होता है? समानुपाती होता है। मैं एक स्टेटमेंट और बता रहा हूं, सुनना बात को। अपन पहला स्टेटमेंट ऐसा लिख रहा हूं मैं, निश्चित दाब पर गैस की दी गई मात्रा का ताप, गैस की दी गई मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तित करने पर निश्चित दाब पर गैस की दी गई मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तित का मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है। परिवर्तित करने पर गैस का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन का 1/273.15वां भाग परिवर्तित हो जाता है। समझना बात को इसको ढंग से आप। मैंने लिखा है निश्चित दाब पर गैस की दी गई मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तित करने पर गैस का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन का 1/273.15वां भाग क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। ये बोल रहा हूं, सुने बात को कैसे करें। आपको बोला निश्चित दाब पर गैस की दी गई मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तित करने पर गैस का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन का 1/273.15वां भाग परिवर्तित हो जाता है। अगर मैंने माना कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिख रहा हूं, वॉल्यूम V0 है, ठीक है, और T डिग्री सेल्सियस पर मैंने मान लिया वॉल्यूम VT है। एक बात ध्यान रखें कि ये परिवर्तित का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, वैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सुने बात को। अब आपने कहा कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन था V0, इसका 273.15वां भाग बढ़ जाएगा। मैंने कहा T डिग्री सेल्सियस अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मैंने कहा इतना भाग बढ़ जाना चाहिए, फिर तो इतना भाग बढ़ जाना चाहिए V0 इंटू T अपॉन 273.50, इतना भाग बढ़ जाना चाहिए। फिर तो बोलो, अगर इतना भाग बढ़ जाता है तो VT इज इक्वल टू क्या होगा? V0 प्लस इतना भाग बढ़ गया, ये होना चाहिए। अगर ये होगा तो VT इज इक्वल टू V0 यहां से ले ले कॉमन, 1 प्लस T अपॉन 273.15 ये आएगा।
Vt इज इक्वल टू वी नॉट 273.15 प्लस टी डिवाइड बाई 273.15 आएगा। ये लो, किसी पर्टिकुलर तापमान पे जो वॉल्यूम आएगा वो ये आ जाएगा। इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म ये बनेगा, इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म ये बनने वाला है। ठीक है, अब चार्ल्स लॉ ने क्या कहा, इस टेम्परेचर, ये तो डिग्री सेल्सियस में चल रहा है, इसको कन्वर्ट कर दिया और बोला किसी निश्चित दाब पर गैस की दी गई मात्रा का आयतन उसके परम ताप का मतलब होता है केल्विन में, उसके परम ताप के समानुपाती होता है। किसी निश्चित दाब पर गैस की दी गई मात्रा का आयतन जो होता है उसके परम ताप के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हो गया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आएगा, V इज इक्वल टू KT आएगा। इसका मतलब V बाई T जो होगा वो कांस्टेंट K के बराबर आएगा। अब K के बारे में अपन बात नहीं करेंगे, इसका मतलब V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2 आ जाएगा। सही बात, ठीक है। थर्ड नंबर सी वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने वाले पे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ज्यादा ग्राफ कुछ नहीं। फर्स्ट नंबर का ग्राफ, अगर आपसे ऐसा पूछा जा रहा है V वर्सेस T, टेम्परेचर इन केल्विन, ये लो। सेकंड नंबर इसको थर्ड नंबर रखते हैं। सेकंड नंबर ग्राफ ऐसा बना लेता हूं मैं, ये V और ये टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये आपको ग्राफ बेसिकली ड्रॉ करके बताना है। ठीक है, अब ग्राफ कैसे भी बनाए जा सकते हैं, फर्स्ट ऑफ थिंग, क्योंकि ग्राफ बनाने का जो पैरामीटर होता है ना वो खूब सारे हो सकते हैं। V वर्सेस T स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ये लो, ये थीटा तो टेन थीटा किसके बराबर, के बराबर, ये लीजिएगा। ठीक है, ये भी V वर्सेस T का ही ग्राफ है, ये भी V वर्सेस T का ही ग्राफ है, लेकिन इस टाइप से तीन ग्राफ बना के दे दिए गए, अलग अलग प्रेशर P1 P2 और P3 पे। तो चेक करने का वही तरीका है, अपन क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दे। एक वर्टिकल लाइन जैसी मैंने ड्रॉ की, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P होगा, है ना। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V बढ़ा तो P कम, तो ऑर्डर ये आना चाहिए फिर तो P3 सबसे ज्यादा, फिर P2, फिर P1। ये लो, V वर्सेस T का डिग्री सेल्सियस में, ये रहा इक्वेशन। T डिग्री सेल्सियस में चाहिए आपको, तो ये रहा इक्वेशन। y इज इक्वल टू mx प्लस सी का ग्राफ ऐसा बनेगा। इसको मैंने थोड़ा पीछे बढ़ाया, ये लो, mx प्लस सी का इक्वेशन ऐसा बनता है। ये वाला जो पॉइंट आएगा माइनस का 273.15 आएगा टेम्परेचर में। जैसे ही माइनस का 273.15 रखोगे ये हो जाएगा 0, तो VT भी हो जाएगा 0। ये होगा मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, ये होता है माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। इससे कम पॉसिबल टेम्परेचर क्यों नहीं है, इससे पॉसिबल कम टेम्परेचर इसलिए नहीं है कि अगर इससे कम टेम्परेचर रखते हो तो वॉल्यूम नेगेटिव में आना स्टार्ट हो जाता है, जो पॉसिबल नहीं है। आ रही बात समझ में। ये अपनी बात हो गई किससे रिलेटेड, चार्ल्स लॉ से रिलेटेड। आगे बात करते हैं।
थर्ड नंबर देखें, थर्ड नंबर देखें, थर्ड नंबर लॉ देखें, गैलुसाक लॉ। क्या स्टेटमेंट है इसका? नियत आयतन पर, नियत आयतन पर गैस की दी गई मात्रा का दाब, नियत आयतन पर गैस की दी गई मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। नियत आयतन पर गैस की दी गई मात्रा का दाब उसके परम ताप के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसका मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब P1 बाई P2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। यही बात हुई, बोलो यही बात हुई बस। ठीक है। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अभी जैसा बना है उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, कोई ज्यादा माथापच्ची वाला काम नहीं है। ये लो लास्ट एवोगैड्रो लो, एवोगैड्रो लो क्या कहता है? ये बोलता है, ये पहले अपन बात कर चुके हैं मूल के अंदर, वो ये निश्चित ताप एवं दाब पर, निश्चित ताप एवं दाब पर गैस का आयतन अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या के, मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। निश्चित ताप एवं दाब पर, निश्चित ताप एवं दाब पर गैस का आयतन जो होता है वो अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। इसका मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। हाँ देखो, अब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N लिख दे और बोले कौन सा लॉ है, तो स्टेटमेंट याद होना जरूरी है। अदरवाइज मेरे को बोले टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो ये तो डेरिवेशन में करके लेके आ सकता हूं ना, PV इक्वल टू NRT से। समझ में आ रही है बात? बोलो। ये बेसिकली चार लॉ हो गए, ये बेसिकली चार लॉ हो गए। अब अपन आते हैं अपने आइडियल गैस इक्वेशन पे। आओ अब अपन बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन है, तुम लोग भली भांति परिचित हो। PV इज इक्वल टू NRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। प्रेशर P, आयतन वॉल्यूम V, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर R। R क्या है यहाँ पे?
गैस कांस्टेंट है, गैस नियतांक है। आर इज गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक। हाँ, इसका मान देखो, वैल्यू ऑफ आर, ये बहुत जोरदार चीज है। वैल्यू ऑफ आर, ये यूनिट के साथ वेरिएशन होगा, इसका यूनिट के साथ क्या होगा, वेरिएशन। पहली वैल्यू देखे आर की 0.0821। देखो आर की यूनिट क्या आएगी, पी एटीएम, वी लीटर, अपॉन एन जाएगा तो मोल, अपॉन टेम्परेचर जाएगा तो केल्विन। तो पहली यूनिट तो आ गई एटीएम इंटू लीटर पर मोल इंटू केल्विन। अब एक बात ध्यान रखनी है कि 1 एटीएम इंटू लीटर जो होता है वो 101.3 जूल के बराबर होता है। तो अगर इसकी सेकेंड यूनिट की बात करूं तो इसकी जगह 101.3 जूल रख दिया तो ये बन जाएगा 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन बन जाएगा। बोलो बन जाएगा ये। थर्ड नंबर, अगर जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करोगे अप्रोक्सीमेट 2 कैलोरी पर मोल इंटू क्या बन जाएगा, केल्विन बन जाएगा ये। ठीक है, ये सारी बात हो जाएगी। ये वैल्यू ऑफ आर हो गया, कोई डाउट नहीं। चलो आगे, बस इतना है। अब अपन बात करते हैं डेंसिटी ऑफ द गैस के बारे में। डेंसिटी ऑफ गैस, गैस का घनत्व क्या होता है। एक तो देखो होती है वेपर डेंसिटी, वो तो बता दी थी, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2 कर दो तो वेपर डेंसिटी आ जाती है। अब अपन बात कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ द गैस की। तो डेंसिटी ऑफ द गैस कहां से लेके आएंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी है अपने पास। पीवी एन को लिख दिया मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एम, आरटी तो मास अपॉन वॉल्यूम जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पीएम बाई आरटी के। मास अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर, डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू पीएम बाई आरटी। ये लो भैया, डेंसिटी डी इज इक्वल टू पीएम बाई आरटी। ये डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया गैस की। ये गैस की डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया है। कोई दिक्कत। अपन को ये 2 पार्ट पढ़ने थे, गैस लॉज एंड आइडियल गैस इक्वेशन। यहां तक मैंने थ्योरेटिकल पार्ट जो भी, देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं, जो काम के पॉइंट है वो मैं सारे बोलूंगा या लिखवा के जाऊंगा। आज जैसे मैंने बोले तो उनको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं अपन न्यूमेरिकल। जब फिजिकल में आना ही न्यूमेरिकल है तो अपन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें ना बेसिकली। ठीक है, चलो आओ न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं जिससे आपको आइडिया लग जाए हाँ होते हैं या नहीं होते हैं। जो कहता है वैसा करते जाओ, अपना आंसर आते जाएंगे। लो आओ, अरे अभी सब करेंगे। हाँ क्वेश्चन लिखवा के बिल्कुल। ठीक है, आपको एज ए नोट्स के फॉर्मेट में लिखना है। एज ए ये क्वेश्चन करने हैं अब आपको नोटबुक में, एज ए नोट्स बन जाएगा। स्टेज 4 पार्ट ए। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्थिर दाब पर, तो इसका मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया। ये लो, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, तो इसका मतलब द्रव्यमान V फिक्स हो गया, मतलब मोल फिक्स हो गए। अपन से पूछा है V और T में ग्राफ ऐसा आया। ये लो, ऐसा ग्राफ बना के दे रखा है। इधर टेम्परेचर इन्होंने केल्विन में रखा, तो यहां पे बोलता है कि ये 273 केल्विन है। ये लो, और बोला यहां पे 0 केल्विन है। ठीक है साहब, तो 3 ग्राफ बनाए गए ऐसे। ये इस टाइप से, ये इस टाइप से, और यहां से पास होते हुए तीनों ग्राफ इस वाले पॉइंट से। इसका प्रेशर P1 रखा गया, इसका प्रेशर P2 रखा गया, इसका प्रेशर P3 रखा गया। बोला प्रेशर का ऑर्डर क्या आएगा। तो ये एक तरीके से जो है वो चार्ल्स लॉ का जो मैंने स्टेट में लिखाया था, मैंने डिग्री सेल्सियस का ग्राफ बनाया था, तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस था, तो ये 273 केल्विन हो गया अपना आप ही। और यहाँ पे टेम्परेचर माइनस का 273 था तो डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन में 0 हो गया। बस ये डिफरेंस आया है। अब अपन को मालूम है
कि अपन को ये अगर क्वेश्चन करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, हाँ इधर क्या रखा हुआ है, वॉल्यूम है। तो मैंने क्या किया, टेम्परेचर को कर दिया कांस्टेंट, ये लो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, टेम्परेचर कर दिया कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया P, ऐसे बढ़ रहा है V तो प्रेशर हो जाएगा कम, तो P3 सबसे कम, फिर P2 और फिर P1। ये लो ये आ गया, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया इसका। आराम से सेकंड नेक्स्ट प्रॉब्लम बात करते हैं, एक एक प्रॉब्लम करवा रहा हूं मैं। थर्ड नंबर प्रॉब्लम है इसका, एज ए न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिखना है आपको। आपको ये दे रखा है कि टेम्परेचर दे रखा है 129 डिग्री सेल्सियस, रेड पेन से लिख रहा हूं, मतलब ये गिवन है। वॉल्यूम दे रखा है 0.03 मीटर क्यूब, आप क्वेश्चन पढ़ ले, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं उसका डेटा लिख रहा हूं। मास लिख रखा है 6 ग्राम मीथेन है CH4। ये बोला प्रेशर कितना होगा, प्रेशर कितना होगा, आर की वैल्यू दे रखी है 8.314, ठीक है। अपन को ऑप्शन दिए वो देख ले, 21, 52, 16 पास्कल पहला ऑप्शन, 13,409 पास्कल थर्ड ऑप्शन, 41,648 पास्कल फोर्थ ऑप्शन, 31,684 पास्कल। मैंने ऑप्शन इसलिए लिखे, मैं आपको हिंट देना चाह रहा हूं ऑप्शन के माध्यम से कि आप कैलकुलेशन में रफली आइडिया भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात सुनना, पास्कल जो है वो एसआई यूनिट है, मीटर क्यूब भी एसआई यूनिट है, मीटर क्यूब भी क्या है, एसआई यूनिट है। तो जब एसआई यूनिट चल रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपन वैल्यू जो है वो आर की 8.314 ही रखेंगे, तो P बराबर जो आएगा वो आएगा N/V RT आएगा। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करो पहले, 6 ग्राम मीथेन है तो 6 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये आ गया। चलो टेम्परेचर कितना है 273 प्लस 129 कितना हो जाएगा 402 केल्विन। ये लो रफली कैलकुलेशन कर लेंगे, P बराबर N 6/16, वॉल्यूम कितना है 0.03, ये लो R कितना है 8.314, टेम्परेचर कितना है 402, ये आ गया। एक रफली आइडिया लेते हैं, ये 2 जीरो ऊपर और लग गए है ना, यही बात हुई। ये 3 से कटेगा 2 बार, ये हो गया 16, 16 से 16 वापस कैंसिल आउट हो गया 40,000 का डिजिट बन रहा है। अब मेरे को मालूम है ना ये 16 थोड़ी था, ये तो 16 से ज्यादा आएगा, 2 कटा है उसके बाद बोल रहा हूं 16 से ज्यादा है तो 40,200 से ज्यादा आएगा, लेकिन थोड़ा ही तो ज्यादा आएगा। ये लो क्या कैलकुलेशन करनी पड़ रही है क्या आपको, बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चले आगे, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल आगे बात करते हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 5, एक वायु का बुलबुला पानी के नीचे 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा 1.5 बार पर, प्रेशर P1 दे रखा है 1.5 बार और टेम्परेचर दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस। ये लो यदि बुलबुला सतह पर आता है जहां पे दाब 1 बार है, ठीक है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये बोल रहा है बुलबुले के आयतन में कितना परिवर्तन होगा, आयतन में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन ऐसे दे रखे भैया, ऑप्शन दे रखे 0.7 के गुणांक द्वारा छोटा हो जाएगा, ठीक है, 2.5 के गुणांक द्वारा बड़ा हो जाएगा, 1.6 के गुणांक द्वारा बड़ा हो जाएगा या 1.1 के गुणांक द्वारा बड़ा हो जाएगा। अगर मैंने एक बुलबुला लिया है ना, जैसे एक बैलून ही मान लो, आप तो एक मानो एक गुब्बारा लिया है, अगर एक गुब्बारा लिया ना तो उसमें जो गैस भरी हुई ना वो तो फिक्स अमाउंट रहेगी, जो गैस भर रखी है वो तो क्या रहेगी, फिक्स अमाउंट की, वो चेंज नहीं हो सकती है। तो मैं यहां पे जो कंसेप्ट लगाने वाला हूं, यहां पे कंसेप्ट लगाने वाला हूं, बुलबुले में जो गैस की मात्रा है, बुलबुले में गैस की मात्रा वो नियत रहेगी। गैस की मात्रा बोले तो नंबर ऑफ मोल। अच्छा
नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में n बराबर पीवी बाई आरटी, आप छोड़ो तो n1 बराबर n2 है, मतलब P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 आना चाहिए। सही बात, लो लिखो। P1 कितना? 1.5, V1 टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस का मतलब 288 केल्विन, ये लो। P2 1, V2 कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर 25 का मतलब हो गया 298। अब देखो V2 बाई V1 कैलकुलेट करते हैं अपन, 298 अपॉन 288 इंटू 1.5, यही आया। अब एक बात सुने, ये वैल्यू कोई इतनी बड़ी भी नहीं आने वाली है, ये तो 1 पॉइंट ऐसे ही कुछ आएगी, 1.1 आ गया, 1.09 आएगा, ऐसा कुछ आएगा। 1.1 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.6 के आसपास आएगा, तो V2 बाई V1 जो आएगा वो 1.6 आएगा। इसका मतलब V2 जो आएगा वो 1.6 V1 आएगा, तो इसका मतलब वॉल्यूम 1.6 टाइम इंक्रीज हो गया। ये लो, वॉल्यूम कितने टाइम इंक्रीज हो गया? 1.6 टाइम इंक्रीज हो गया। 3 क्वेश्चन हो गया, देख लो अभी तक, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये अभी तक के क्वेश्चन आए हुए हैं, किसी में कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये तो मैंने आपको पूरे लॉजिकल बात कर रहा हूं, तो इतनी बातें कर रहा हूं, बाकी तो आपको तो यहां से स्टार्ट करना चाहिए था क्वेश्चन। चले आगे, चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। अपन को ये बोला समान द्रव्यमान में H2O2 और मीथेन CH4, इनका समान द्रव्यमान है, तो इसका मतलब द्रव्यमान x ग्राम मान लो, x। बोला टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, समान परिस्थितियों में लिया गया, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है, यही बात है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो बोला वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, अपन से ये पूछा गया है। ठीक है, करो कैलकुलेट करो। देखो बात को सिंपल सा, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो इसके बराबर नहीं आ जाएगा क्या, एवोगाद्रो लॉ के अकॉर्डिंग? अच्छा, मोल कैलकुलेट करने, x द्रव्यमान है बाई 2, x बाई 32, x बाई 16। एक काम करो, एलसीएम ले लो 32, तो 16 ये आ जाएगा 16 रेज टू 1 रेज टू 2, ये अपना आंसर बन गया। चले आगे। अरे सिंपल से क्वेश्चन है भैया, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट दे रखा है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N लग जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 10, 11 वाला अपन करवा चुके हैं वैसे, और कहोगे तो मैं भी और बात कर लूंगा 11 वाले को भी। एक गैस मिश्रण में H2 और O2 गैस का अनुपात, H2 और O2 के द्रव्यमान का जो अनुपात है वो ये दे रखा है 1:4, तो इसको x मान लू और इसको 4x मान लू, और तो क्या करूं, है ना। अब बोला कि इन दोनों गैसों का मोल का अनुपात क्या होगा? अरे भैया बहुत सिंपल है, मोलर अनुपात पूछा है, मोल का अनुपात पूछा है, तो बताओ मोल का जो अनुपात होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रेस टू नंबर ऑफ H2 रेस टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, वो होगा x/2 और ये 4x/32, है ना, तो ये हो गया 8, तो एलसीएम आ गया 8, तो ये आ गया 4:1, 4:1। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है? 4:1 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
इक्विलिब्रियम का और इसका मिला के दे रखा, कोई बात नहीं। आपको दे रखा है कि एक 20 लीटर के पात्र में, अभी तो मैं क्वेश्चन करूंगा इसके, एक 20 लीटर के पात्र में CO2 गैस 400 केल्विन एवं 0.4 ATM दाब पर तथा आदिके में SRO है, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है, जिसका आयतन नगण्य माना गया, ये इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ है। केमिकल इक्विलिब्रियम की तो अपन बात कर चुके हैं बेसिकली, ये बोला है। यदि पात्र का आयतन इसमें उपस्थित चल पिस्टन से कम किया जा सकता है, इसका मतलब वॉल्यूम चेंजेबल है, ठीक है। जब पात्र में CO2 का दाब का मान उच्चतम होगा तब पात्र का उच्चतम आयतन कितना होगा। एक बात देखो, 20 लीटर का कंटेनर था, मैक्सिमम कैपेसिटी भी 20 लीटर की है, ठीक है। 400 केल्विन पे 0.4 ATM दाब पे था स्टार्टिंग में। इसका केपी दे रखा अपन को इक्विलिब्रियम में 1.6 ATM, ठीक है। अपन को यह बोला गया कि जब पात्र में CO2 के दाब का मान उच्चतम होगा तब पात्र का उच्चतम आयतन कितना होगा। मैंने कहा देखो ये सिचुएशन ऐसे बनने वाली है, ये सिचुएशन ऐसे बनने वाली है, यहां पे इक्विलिब्रियम अटेन होगा, इक्विलिब्रियम के बाद में रिएक्शन आपको ऐसा लगेगा रुक गई है। इक्विलिब्रियम में अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी इक्विलिब्रियम की, तो अपन ने बोला था इक्विलिब्रियम पे दाब नियत हो जाता है, तो इसका दाब तो है नहीं, इसका दाब तो है नहीं, तो वो CO2 का दाब होगा, CO2 का दाब वो रुक जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा और वो मैक्सिमम होगा। तो Kp जो होगा वो प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर होगा, विस्मांगी निकाय है इसलिए, तो प्रेशर ऑफ CO2 जो होगा वो मैक्सिमम होगा 1.6 ATM। पहले प्रेशर था 0.4, तो प्रेशर मैक्सिमम जो है वो कितना है 1.6 ATM, ठीक है। अच्छा अब सुने बात को, लगाओ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो स्टार्टिंग में प्रेशर है 0.4 ATM, वॉल्यूम है 20, अब है 1.6 वॉल्यूम है V2, तो प्रेशर जब 4 गुना हो गया तो वॉल्यूम 1/4 हो जाएगा, तो 5 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 लीटर। बस आपको यह समझना है कि मैक्सिमम प्रेशर कैसे आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा, उसके बाद रिएक्शन एक तरीके से ऐसा लगता है रुक गई है, तो उस पे गैस का दाब जो होगा वो नियत हो जाएगा, तो प्रेशर ऑफ CO2 जो आएगा 1.6 आएगा। अब इससे ज्यादा कभी आएगा नहीं प्रेशर, तो वो सिस्टम का प्रेशर भी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है बात। तो कितने क्वेश्चन हो गए अपने, 3 और 3 6 क्वेश्चन तो मैंने इसकी बात कर ली। पार्ट बी वगैरह की बाद में बात करेंगे। अब अपन इससे रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे पूरे के पूरे जितने पढ़े हैं वो सारे कवर हो जाए अपने लॉस वगैरह। चलो देखो, आराम से आराम से। कितने क्वेश्चन हो गए 6। चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, मैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा हूं, किसी गैस का तापमान बंद पात्र में ना, किसी गैस का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर दाब में 0.4% की वृद्धि हो जाती है, तो गैस का प्रारंभिक ताप ज्ञात करो। प्रारंभिक ताप ज्ञात करो, यह बात हुई। किसी गैस का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर दाब में 0.4% की वृद्धि हो जाती है, तो गैस का प्रारंभिक ताप ज्ञात करो। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। मैंने मान लिया बंद पात्र है, तो बंद पात्र का मतलब हो गया आयतन, बंद पात्र है तो बंद पात्र का मतलब हो गया V कांस्टेंट है, V क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, सही बात। चलो अगर V कांस्टेंट है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आएगा, बिल्कुल यही लगेगा। लेकिन पहले डिसाइड करो, P1 को मैंने P मान लिया, तो P2 कितना होगा 4.4% की वृद्धि होगी, तो P का 0.4% कैलकुलेट कर लो, तो ये आ जाएगा 1.004 P2। टेम्परेचर मैंने T केल्विन माना स्टार्टिंग में, तो फाइनल टेम्परेचर T+1 केल्विन होगा। टेम्परेचर बढ़ाना मतलब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जो होता है ना,
वो चाहे डिग्री सेल्सियस में लो केल्विन में लो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो T केल्विन और T+1 केल्विन, इस बात का ध्यान रखें। तापमान में वृद्धि या कमी, अगर अपन बोले ना तापांतर, वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या होता है, बराबर होता है। मैंने बराबर कर लिया, ठीक है। अगर इसको बराबर किया तो वैल्यू सारी आ गई। P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2। लगाओ P1 की वैल्यू P और ये 1.004P, T1 की वैल्यू T है और ये T+1 है। P से P कैंसिल हो जाएगा, T+1 इज इक्वल टू 1.004T, तो 0.004T इज इक्वल टू आ गया 1, तो T बराबर आएगा 250 केल्विन। T बराबर कितना आ जाएगा, 250 केल्विन आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ये पहला क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं करवा मॉड्यूल में सही रहा हूं क्वेश्चंस को। सेकंड नंबर, आपको ये बोला गया 47 डिग्री सेल्सियस पर वायु से भरे एक पतले गुब्बारे का आयतन 3 लीटर है, ये वॉल्यूम 3 लीटर है, एक ठंडे कमरे में रखा जाता है तो इसका आयतन जो है वो 2.7 लीटर हो जाता है। तो बोला है कि टेम्परेचर कितना होगा कमरे का, ये अपन से पूछा है। मैं ये मान के चल रहा हूं अगर डेटा मिसिंग है तो इसका मतलब दाब मान को क्या रखा गया, नियत। बोला नहीं है तो मैं मान के चलूंगा दाब नियत है, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है। फिर तो अगर प्रेशर को नियत मानते हुए चलूं मैं, तो मेरे को मालूम है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, लेकिन परम ताप होना चाहिए, तो V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। पहले था 3 लीटर अपॉन, अब है 2.7 इज इक्वल टू T1, केल्विन में होना चाहिए, तो 273 में ये ऐड करो, 320 अपॉन T2, केल्विन में आएगा भैया T2। ये हो गया 10/9, तो T2 बराबर 32 इंटू 9 आ जाएगा। 32 इंटू 9 कितना हो गया, 288 केल्विन। इसका मतलब T2 इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। सही बात बोलो, ये हो गया। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर 3। अपन से बोला है एक एटीएम दाब है, ये लो एक एटीएम दाब है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। ये लो 0 डिग्री सेल्सियस से आपने 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया। प्रारंभिक आयतन 10 लीटर था, तो अंतिम आयतन कितना होगा। इसको करने के दो तरीके, इसको करने के दो तरीके, कौन से दो तरीके वो समझो। एक तो मैंने लिखा रखा था कि VT जो होता है वो V0 प्लस V0 अपॉन 273.15 इंटू T हो जाएगा, है ना। एक तो ये तरीका है, ये टेम्परेचर मतलब उसमें वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर गिवन होना चाहिए, तो देखो ये गिवन है इस बार, VT कैलकुलेट हो जाएगा, नियत दाब है, V0 कितना है 10 प्लस 10 इंटू 100 बटा ये आ गया 10 प्लस 1000 बटा 273, ये लगभग 3 पॉइंट आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है, तो ये 13 पॉइंट समथिंग कुछ बनने वाला है लीटर के अंदर। एक तो ये तरीका हो गया। अब आप इसका अल्टरनेटिव मेथड चाहते हैं कि नहीं, इसको तो अपन ऐसे करते हैं V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2 से, तो भी आ जाएगा। V1 10 है, V2 कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर 273 अपॉन 373, तो V2 इज इक्वल टू ये बनता, इसे सोल्व कर लो, सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, चले आगे। 3 क्वेश्चन ये और हो गए, ये लो। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 4। मेरा क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, आओ क्वेश्चन नंबर 4। मेरा क्वेश्चन ये दिया गया कि 1 एटीएम 298 केल्विन पर 15 ग्राम इथेन है C2H6 है, ये ए कंटेनर में, इधर बी कंटेनर रखा, अपन को बोला समान ताप एवं दाब है,
मतलब 1 atm और 298 केल्विन हो गया। तो अपन को बोला दाब पर बी गैस X2 के 75 ग्राम से युक्त है, 75 ग्राम X2 गैस है इसके अंदर। बोला दोनों आइडेंटिकल है, ए एंड बी मानक पात्र है। इसका मतलब ये हो गया कि इनके आयतन सेम है, वॉल्यूम क्या होंगे, सेम होंगे, ये अपन को समझना था। तो बोला X2 का वाष्प घनत्व क्या होगा, X2 का वाष्प घनत्व क्या होगा, ये लो हो जाएगा। वाष्प घनत्व का क्या दिक्कत है बताओ, अगर इसका अणु बार आ जाए तो वाष्प घनत्व आ जाएगा, सही बात। अब मैं बोल रहा हूं वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन हो गई तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N आएगा। अगर V सेम है इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी सेम रहेंगे, नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा इसका मतलब N1 बराबर N2 होगा, N1 बराबर N2 होगा। N1 और N2 बराबर होने चाहिए, तो ये 15/30, ये 75 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा वो आएगा 150 ग्राम। अगर मॉलिक्यूलर वेट 50 आया 150, तो वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट का हाफ कर दो 75 आ जाएगा। ये लो इसकी वेपर डेंसिटी आ गई। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 11 जो इसमें दे रखा है, अपन क्वेश्चन नंबर 5 के फॉर्मेट में कर रहे हैं। नियोन की डेंसिटी मैक्सिमम कब होगी ये दिया है और 4 कंडीशन दे रखी है, एसटीपी 0 डिग्री सेल्सियस N2 एटीएम, 273 डिग्री सेल्सियस N1 एटीएम और 273 डिग्री सेल्सियस N2 एटीएम, ये दे रखा आपको, ठीक है। और अपन से पूछा है नियोन की डेंसिटी मैक्सिमम कब होगी। सुनो, D इज इक्वल टू होता है PM बाई RT, R और P तो M और R इस बार कांस्टेंट है। डेंसिटी ज्यादा चाहते हो तो एक तरीका है P बढ़ाओ और T कम करो, यही तरीका है। अच्छा, ये एसटीपी का मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम। तो देखो टेम्परेचर कम हो पहली बात तो ये दो है, प्रेशर ज्यादा हो तो फिर तो ये, या मैं ऐसा बोलूं कि P/T मैक्सिमम होगा तो डेंसिटी भी मैक्सिमम होगी, ये लो P/T मैक्सिमम होगा तो उस समय डेंसिटी मैक्सिमम होगी। ये 273 मान लो, ये 546, ये 546, तो सबसे ज्यादा P/T यहीं पे बनेगा। अरे 0 से डिवाइड मत कर देना, केल्विन वाले टेम्परेचर से डिवाइड करना है, तो 2/273 सबसे ज्यादा यही बनेगा। यहां बनेगा 1/273, इधर बनेगा 1/546, इधर बनेगा 2/546, मतलब 1/273, तो सबसे ज्यादा यही बना 2/273, तो आंसर हो गया सेकंड। ठीक है बात। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर। मेरे क्वेश्चन ऐसा दिया, समान ताप पर 0.5 डेसीमीटर, टेम्परेचर सेम है भैया, टेम्परेचर सेम है ऐसा बोल दिया। अब मेरे को बोला है कि समान ताप पर 0.5 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क है, मतलब 0.5 लीटर का है, सीधी सी बात ये। यदि एक का घन फ्लास्क जो गैस ए युक्त है तथा इसमें गैस ए है और एक 1 डेसीमीटर क्यूब का है उसमें गैस बी है, ये लो। ए का जो घनत्व है वो है 3 ग्राम पर लीटर और इसका घनत्व है 1.5 ग्राम पर लीटर। ए का मोलर द्रव्यमान बी का 1/2 होता है, एम ए इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द एम बी। तो दाब का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है, दाब का अनुपात ज्ञात करो, कर लेंगे साहब। इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये इतने का, कोई दिक्कत नहीं है। D इज इक्वल टू होता है PM बाई RT, टेम्परेचर सेम है, RT गया, D इज इक्वल टू हो गया PM, तो D1 बाई D2 इज इक्वल टू P1 M1 अपॉन P2 M2। D1 3/1.5 मतलब 2, M1 बाई M2 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। P1 बाई P2 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। कर लोगे इस टाइप से। ये आपके गैस लॉ से रिलेटेड मैंने आपको प्रॉब्लम करवा दिए, बोलो ठीक है। ये कितने क्वेश्चन हो गए, 12 क्वेश्चन करवा दिए सारे। कितने हो गए, 12, 9 और 3 12, ठीक है। 12 चॉइस क्वेश्चन अब तुम्हें करना है, ठीक है। यहां तक करें,
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अच्छी अच्छी जो प्रॉब्लम होगी वो अपन कनेक्ट करके लास्ट में एक होगा टॉपिक, तो 4 लेक्चर में बना लेंगे। ठीक है, यहां तक करना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।